हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आने वाली सही परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को याद कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि ऑलरेडी मैं साइंस की मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी है अपने चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए पहला सवाल हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम पूछा जाता है सवाल को। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो है आपका बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, पत्थर के कोयले का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। तो फ्रेंड पत्थर के कोयले का जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो है धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जस्ता के विद्युत अपघटनी शोधन के दौरान यह, तो जब जस्ता का विद्युत अपघटन करते हैं तो जो शुद्ध धातु होती है ना हमारी, वो कैथोड पर हमारी जमा हो जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, धातु अयस्कों के अपचयन की थर्माइट प्रक्रिया में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड थर्माइट प्रक्रिया में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च क्रियाशीलता वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो जो उच्च क्रियाशील वाली धातुएं होती हैं उनको हम विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कासित करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में किस गैस का निर्माण करता है। तो फ्रेंड जब एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस को बाहर करेगा, ऑप्शन नंबर सी। और जो एल्कोहल की प्रक्रिया होती है वो हमारी कैसी होती है बताओ, अम्लीय होती है क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन अणु की सही संरचना है। तो अगर आपने क्लास 11 में केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने ये बेंजीन का ये स्ट्रक्चर जरूर आपने बनाया होगा। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से एक सवाल आपको और याद रखना है जो ग्रुप डी में ही पूछा हुआ सवाल है, रेलवे में इस बार भी आ सकता है, पक्का आएगा देखना। एक उसमें होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें होते हैं 12 और पाई बॉन्ड होते हैं 3। ये आपको याद रखना है, टिक तो ऐसी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न किसका मिलान करें। तो अब आपको मिलान करना है कि सही अम्ल का सही से हमको मिलान करना है। तो सब जानते हैं जो सिरका होता है, विनेगर होता है, वो एक टाइप का एसिटिक अम्ल हमारा होता है, CH3COOH। तो इसमें तो हमारा आएगा सी। टमाटर में हमारा क्या होता है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये होता है ए। और संतरा हम जानते हैं जो भी खट्टे फल होते हैं, संतरा, आंवला, मौसमी, कीनू, इन सब में क्या होता है साइट्रिक अम्ल होता है, विटामिन सी के सोर्स होते हैं हमारे, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा CAB। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला सवाल है, किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है। तो निर्जलन अभिकर्मक वह पदार्थ होते हैं जो पानी को अलग कर देते हैं। तो पानी को अलग कौन करेगा, जो बहुत ज़्यादा हमारा एसिडिक होगा, हमारा एसिड जो हमारा होगा। तो इसमें एसिड हमें को एक ही दिख रहा है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सही सुमिलित कीजिए। तो C6H6 हमारा क्या होता है, ये हमारा बेंजीन होता है। तो पहले में तो हमारा आएगा बी, ठीक है ना। अब देखिए पहले बी वाला ऑप्शन हमको एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको एक ऑप्शन ही पता होता ना, सवाल को आप आराम से कर सकते थे, भले आपको और ना पता हो, मैं कहता हूँ आपको नहीं पते थे आप, लेकिन आपको ये बता दें कि जो C6H6 होता है वो बेंजीन होता है। तो सवाल को कर पाते कि नहीं कर पाते, बिल्कुल पाते, क्योंकि पहले वाला बी ऑप्शन एक ही है, ठीक है ना। अगला सवाल है, ब्यूटेनॉन डैश कार्बन समूह युक्त एक 4 कार्बन वाला यौगिक है। तो आप सब जानते हैं, एक हमारा CHO होता है एल्डिहाइड, एक COH होता है विनेगर हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक CO होता है हमारा कीटोन। तो एक कीटोन ही है, कीटोन में ओन आता है, एंड में ओन आता है। तो ब्यूटेनॉन, ओन की भाषा आ रही है ना, एंड में ओन आ रहा है। जब भी एंड में ओन आपको मिले आंसर आएंगे कीटोन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध होता है उन्हें कहा जाता है। तो फ्रेंड जिनमें 2 कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड होता है वो हमारे अनसेचुरेटेड होते हैं, हमारे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमारा तो सेचुरेटेड, संतृप्त होती है। अब इसका एक सबसे एग्जाम्पल आपको दूँ सेचुरेटेड का, तो आप घर में जो LPG गैस यूज़ करते हैं वो क्या होती है, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारा, संतृप्त यौगिक है हमारा, ठीक है ना। तो जो भी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे वो हमारे संतृप्त यौगिक होते हैं, और जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो हमारे असंतृप्त होते हैं, ठीक है ना। असंतृप्त जो होते हैं वो पीली लौ के साथ जलते हैं, और जो संतृप्त हमारे होते हैं वो नीली लौ के साथ जलते हैं। जो गैस आपकी होती है वो नीले रंग की लौ फेंकती है, फ्लेम फेंकती है आपकी। तो आपको याद होना चाहिए, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अगला सवाल है, फेड्रिक वोलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था। तो फेड्रिक वोलर जब यूरिया निर्माण किया था लैब में, तो उन्होंने अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया था, ऑप्शन नंबर
डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक गुड़ के किण्वन से बनता है? प्रोपेनॉल, एथेन, मीथेन, एथेनॉल। तो फ्रेंड, जो लोग कच्ची शराब निकालते होंगे या जो कच्ची शराब सेवन किया होगा तो सब जानते हो वहाँ गुड़ को बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं वो लोग, गुड़ से किण्वन करते हैं, वहाँ कहते हैं फर्मेंटेशन करते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा एथेनॉल, ठीक है ना। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का एक प्रमुख घटक है? सब जानते हैं सीएनजी में और बायोगैस हमारी कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। राइट आंसर होगा हमारा मीथेन, CH4, ठीक है ना। कितना ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको, CH4। अगला सवाल है, कार्बन का निम्न में से कौन सा अपर रूप ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है? यानी से गलनांक भी बहुत ज़्यादा है, क्वथनांक भी बहुत ज़्यादा है। सब जानते हैं, एक ऑप्शन दिख रहा है हीरा, कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के दो अपर रूप है हमारे, ग्रेफाइट, हीरा, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है? तो शर्करा से जब एल्कोहल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, फलों को मिठास प्रदान करने के लिए किस प्रकार की शर्करा जिम्मेदार है? तो फ्रेंड, जो फलों में जो मिठास होती है उससे फ्रुक्टोज होती है हमारी, ठीक है ना। राइट आंसर होगा हमारा फ्रुक्टोज। अगला सवाल है, फार्मेल्डिहाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किस विकल्प में किया जाता है? तो फ्रेंड, फार्मेल्डिहाइड का जो उपयोग किया जाता है उद्योग में बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसका उपयोग और बहुत सारे उद्योग में किया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर इसका लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा इत्र। इत्र सब जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर बी। जो गर्मी जो लोग नहीं नहाते हैं, जो ठंड में नहीं नहाते, वो इत्र बहुत छिड़कते हैं ताकि सही खुशबू हमारी आती रहे, लोग पता नहीं लगे हम नहा के नहीं आए हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किससे मौजूद होता है? देखिए, CHO जब भी आपको मिलेगा तो इसका संबंध होता है एल्डिहाइड से, अल, इसको बोलते हैं अल, प्रोपेनल, मेथेनल, ऐसा अल वाली भाषा कहीं मिलेगा तो वहाँ हमारा जो समूह होगा वो एल्डिहाइड का समूह हमारा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। और कीटोन में बताया था जहाँ पे ओन की भाषा है, ओन, ब्यूटेनोन, मेथेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है ना। अगला सवाल है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? तो बनते सोडियम या पोटेशियम लवण हमारे साबुन होते हैं, ये सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, तो क्या होते हैं? ये हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं हमारे, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ एक रंग की लौ उत्पन्न करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो अनसैचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त कार्बन हमारे होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो पीली लौ के साथ जलते हैं और बहुत सारा धुआं फेंकेंगे, धुआं बहुत ज़्यादा होता है इनमें, तो राइट आंसर होगा हमारा पीला। और अगर पूछा सैचुरेटेड, संतृप्त यहाँ लगा दिया अगर आंसर, तो आप आंसर लगाते हैं नीला, ऑप्शन नंबर डी, तो उसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पतालों में घाव और सिरिंज के रोगाणु नाशन के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो केमिस्ट्री में ना फ्रेंड, जो डेली बेस के जो क्वेश्चन होते हैं, जो आप डेली केमिकल यूज कर रहे हो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान एक टाइप से समझ सकते हैं, तो आपको सब पता होना चाहिए। तो जब जानते हैं एथेनॉल का उपयोग हम करते हैं, एथिल अल्कोहल जो हमारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। और सैनिटाइजर में हम इसी का उपयोग करते थे, ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरिया खत्म कर देता है ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो सवाल मैदान में कितनी बार अपने यूट्यूब चैनल में पढ़ा है, ऐसे 4-5 साल से यूट्यूब चैनल में सवाल को पढ़ा ही रहा हूँ, और देखिए सवाल आते रहते एग्जाम के अंदर। तो हाइड्रोजनीकरण में निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे कहा जाता है? तो यहाँ बच्चों बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ऑक्सीकरण में और अपचयन में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में। तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, देखो अच्छा याद करने तरीका, मैं आपको शॉर्टकट तरीका। देखिए, अगर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीडेशन नाम से करेंगे ना, ऑक्सी, तो आप ये ऐसे लिए ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐड होता है और हाइड्रोजन अलग होती है। और अपचयन में जिसका अपोजिट होता है, अपोजिट क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन अलग होती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन अलग होती है, यानी वो ऑक्सीडेशन है हमारा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन जुड़ा होगा तभी जो हाइड्रोजन अलग हुआ हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर डी। तो इतना सा अगर आपको याद रहेगा ना, ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगी ऑक्सीकरण में, अपचयन में, इस टाइप के सवालों में। ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको रिएक्शन दे देगा, पूछ लिया किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, तो आपको बस ये देखना है कहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है या कहीं से हाइड्रोजन अलग हुआ है या ऑक्सीजन जुड़ा है या ऑक्सीजन अलग हुआ है। जो सवाल पूछेगा उस हिसाब से आप आंसर लगा देंगे आप, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपीय विक्रिया के उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कौन सी होती हैं? जो ऊष्मा को बाहर करती हैं, ऊष्मा को रिलीज करती हैं, ठीक है ना। सब जानते हैं बुझा हुआ चूना, जब आप चूने को पानी डालते हैं कैसे बुड़ 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 निकलता है, गर्म हो जाता है, आपकी बाल्टी टूटी गर्म हो जाती है, आपकी नहीं कहने की ऊष्मा रिलीज कर रहा है, तो ये तो सही जवाब है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है हमारी। प्राकृतिक गैस जलना, जब एलपीजी जलाते थे तो हीट निकलती है, उससे तो हमारा खाना बनता है, तो हीट निकलती है, कहने का हीट उसमें भी निकल रही है, तो भी सही जवाब है। श्वसन, श्वसन में भी क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हीट बाहर जनरेट हो रही है हमारी, तो तीनों ही सही है हमारे,
ऑप्शन नंबर बी। और एक होता है उष्मा शोषी विक्रिया में हीट रिलीज नहीं होती, हीट एब्जॉर्ब होती है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला सवाल है, आभूषणों का काला पड़ने का एक उदाहरण है। तो जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है काली पड़ जाती है, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन यही होता है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो आतिशबाजी जो आप दिवाली पे पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, या टीम जीतती है क्रिकेट टीम में हमारे, तो हम पटाखे फोड़ते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो आप देखते हैं ना कई पटाखों में हरा रंग निकलता है, पीला रंग निकलता है, लाल रंग निकलता है, तो वो तो केमिकल ही होता है। तो हरे रंग के लिए जो केमिकल जिम्मेदार होता है वो होता है हमारा बेरियम, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और लाल रंग के लिए क्या होता है? स्ट्रोंशियम, ठीक है ना। अगला सवाल है, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता वाले छेद से निम्न सांद्रता वाले छेद में जाने को कहा जाता है? तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पौधों की जड़ें। पौधे जड़ों में क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हमारा जल प्रवाह करता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, विसरण। राइट आंसर होगा हमारा विसरण, ऑप्शन नंबर टी। अगला सवाल है, हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए ये खरोचों को ठीक करने में मदद करता है? जो भी खरोच बुरो लग जाती है तो बहुत सारे लोग आज भी वैद्य वगैरह इन सब से इलाज करते थे, पहले देखते ना, पहले दवाइयाँ थी नहीं, देसी चीज़ों से इलाज होता था। आज भी बहुत सारी बीमारियों में देसी इलाज बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो जो हिमालय का पुष्प होता है वो एंटीसेप्टिक गुण होता है, वो है हमारा ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल का बहुत ज़्यादा मेडिकल यूज में है ये ब्रह्म कमल, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमारे टॉप 30 को समाप्त होते हैं। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे प्ले स्टोर जाके सारी साइंस की वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर आप जेई वगैरह की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।